अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज किताब दोस्ती के तहत हम मिलेंगे विचारों का टैंकर, जो अशोक व्यास जी की किताब है। अशोक व्यास जी का व्यंग संग्रह विचारों का टैंकर, पहला व्यंग संग्रह। अशोक व्यास पिता स्वर्गीय श्री रामेश्वर प्रसाद जी व्यास, माता स्वर्गीय श्रीमती कांता देवी। जन्म दिनांक 14 अप्रैल 1956। जन्म स्थान ग्राम लसूल ब्रिया, जिला रामगढ़, ब्यारा, मध्य प्रदेश। ये भोपाल में मुकीम हैं और इनकी दूसरी किताब भी बहुत ही अनकरीब या बेहद जल्द आने वाली है। आज विचारों के टैंकर से एक दूसरा मज़ाहिया तंज़ो मज़ाह का मजमून, कट आउट होने का दुख। सारे देश में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो गए थे। सारे देश में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो गए थे। हमने एक बार फिर समाचार पत्रों में छपे बुद्धिजीवियों के लेखों और टीवी चैनलों की बहस के अनुसार कमज़ोर होते लोकतंत्र को वोट का शक्तिवर्धक कैप्सूल खिला दिया था। सारे देश में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो गए थे। हमने एक बार फिर समाचार पत्रों में छपे बुद्धिजीवियों के लेखों और टीवी चैनलों की बहस के अनुसार कमज़ोर होते लोकतंत्र को वोट का शक्तिवर्धक कैप्सूल खिला दिया था। सबके अनुसार और चुनाव पूर्ण होने वाली भविष्यवाणियाँ गलत सिद्ध हो गई थी। तमाम खबरिया चैनलों के अनुसार हमारा यानी जनता का फैसला ही हमेशा की तरह सही सिद्ध हुआ था। आगे चलकर भले ही सब उल्टा पुल्टा हो जाए, तो लोकतंत्र की विजय हो गई। इस विजय के असली हकदार हमारी यानी जनता की जय जयकार हो रही थी। विजयी उम्मीदवारों पर चढ़े हार मसले जा चुके थे। पराजित उम्मीदवारों ने नम्रता से शिरोधार्य करते हुए मन ही मन कहा, भगवान ने चाहा तो 5 साल बाद फिर मिलेंगे। अगर बीच में कोई गड़बड़ न हुई तो पराजित उम्मीदवारों ने सबको देख लूँगा वाली भावना से छाती पर पत्थर रखते हुए स्वीकार किया। चुनाव में मात्र कुछ हजार मौतें अवश्य हो गई थी। चुनाव में मात्र कुछ हजार मौतें अवश्य हो गई थी, परंतु इसमें चिंता की क्या बात है। लोकतंत्र भी तो मजबूत हुआ था। लोकतंत्र भी तो मजबूत हुआ था, यानी कि सब कुछ अच्छा था। अमन चैन का माहौल सर्वत्र फैला हुआ था। यानी कि सब कुछ अच्छा था। अमन चैन का माहौल सर्वत्र फैला हुआ था। मौसम भी खुशनुमा था। प्रातः काल का समय था। मंद मंद प्रदूषित हवा चल रही थी। भौरों की गुंजार की तरह आती जाती गाड़ियों का शोर तीव्र होने लगा था। ऐसे आनंदपूर्ण वातावरण के बीच नकार खाने में तूती की तरह मेरे होठों में प्रातः दर्शनीय टीवी पर देखे गए नए गानों की धुन सीटी के रूप में स्वाभाविक रूप से निकल रही थी। इतने में एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, भाई जरा सुनना, भाई जरा सुनना। अभी मेरी सामाजिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं हुई थी कि कोई भी इज्जत से भाई कहकर पुकारे। अंततः मैंने अनसुना करते हुए कदम आगे बढ़ा दिए। इतने में फिर से आवाज़ आई, कब तक आम आदमी की तरह नज़रें नीचे करके चलोगे? कभी ऊपर भी देख लिया करो। कब तक आम आदमी की तरह नज़रें नीचे करके चलोगे? कभी ऊपर भी देख लिया करो। नज़र उठाकर देखा तो राजा रवि वर्मा के देवी देवताओं की तरह बनाई कलाकृतियों से टक्कर लेता हुआ राष्ट्रीय स्तर के नेता का फ्लैक्स पर बनाया हुआ कटआउट खड़ा था, जिसमें होठों पर देवताओं के समान निश्चल अस्निग्ध मुस्कान खेल रही थी। एक हाथ कार के वाइपर की मुद्रा में स्थित होकर आशीर्वाद देता प्रतीत हो रहा था। मैंने उत्सुकता से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्यों, अब क्या परेशानी है? चुनाव हो गए हैं, तुम्हारा काम भी पूरा हो गया। जो हमारे पास था वो कीमती वोट बटन दबाकर दे दिया है। अभी तक हमारे सर पर क्यों खड़े हो? अभी तक हमारे सर पर क्यों खड़े हो? यही तकलीफ़ है हमारी भाई जी। चुनाव हो चुके हैं,
तो प्रजातंत्र के मंदिर में घुस गए और हारने वाले घर में घुस गए। अब हम क्या करें? इस देश के प्रजातंत्र के असली मालिक तो आप ही हो। आपके ही वोट से सरकार बनती और बिगड़ती है। आप तो यहाँ के राजा हैं, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मालिक, सरकार, राजा आदि संबोधनों को सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, गर्दन अकड़ कर तन गई, छाती एकदम से चौड़ी होकर बाहर निकल आई। हाँ हाँ, बेहिचक कहो, क्या प्रॉब्लम? मैंने भी अकड़ते हुए चंद अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया। मालिक, सरकार, राजा आदि संबोधनों को सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, गर्दन अकड़ कर तन गई, छाती एकदम से चौड़ी होकर बाहर निकल आई। हाँ हाँ, बेहिचक कहो, क्या प्रॉब्लम? मैंने भी अकड़ते हुए चंद अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया। बात ऐसी है भाई जी कि मौसम आजकल ठीक नहीं चल रहा है। अभी तो हमारे चेहरे पे रौनक है, धूप, हवा, पानी लगते ही हमारी चमक फीकी पड़ जाएगी। हम बदरंग हो जाएंगे। हम बदरंग हो जाएंगे, जैसे कि वास्तव में वो होते हैं जिनके हम कट आउट हैं। सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। कम से कम उस जनादेश की लाज तो रख लें। कम से कम उस जनादेश की लाज तो रख लें जो अपने आपने उन्हें दिया है। इस तरह हमें कट करके आउट करना अच्छा नहीं है, और कुछ नहीं तो हमें उतरवा कर किसी गोडाउन में रखवा दें। क्या मालूम हमारी कब ज़रूरत पड़ जाए। हाँ यार, बात तो तुम्हारी ठीक है। इस चुनावी युद्ध में तुम्हारा भी बड़ा योगदान है। सब जगह एक ही रोना है भैया। आजकल काम निकलने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता है। आजकल काम निकल जाने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता है। मैंने उसे आज की वास्तविकता समझाते हुए कहा। उसने मेरे बातों पर ध्यान न देते हुए अपना कहना जारी रखा। उनका क्या है? उनका क्या है भाई जी? उन्होंने तो अपने हाथ की स्टाइल बदल दी है। पहले हाथों को वाइपर की तरह हिलाते थे, आजकल 2 उंगलियां उठाकर वी का निशान बनाया और सबको उंगलियों पर नचाने का काम शुरू। एक कटआउट के मुंह से बड़ी बड़ी बातें सुनकर मुझे भी अपनी स्थिति का एहसास होने लगता था। कटआउट भाई, तुम में और हम में ज़्यादा फर्क नहीं है। तुम कटआउट हो और हम काट के उल्लू हैं। तुम में और हम में ज़्यादा फर्क नहीं है। तुम कटआउट हो और हम काट के उल्लू हैं। तुम्हारी मजबूरी है हर चुनाव में मुस्कुराते हुए चौक चौराहों पर लटक जाना, और हमारी मजबूरी है कुएं और खाई में से एक में गिरने के लिए लाइन में लग जाना। तुम्हारी मजबूरी है कुएं और खाई में से एक में गिरने के लिए लाइन में लग जाना। हमारा दर्द सुनकर वो भी द्रवित होकर सहानुभूति से कहने लगा, भाई जी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी हालत मुझसे भी बुरी होगी। हमारा दर्द सुनकर वो भी द्रवित होकर सहानुभूति से कहने लगा, भाई जी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी हालत मुझसे भी बुरी होगी। मैं तो तुमको ही असली मालिक समझता था। चुनाव में मैंने अच्छों को तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हुए देखा है, क्योंकि तुम इस देश के प्रजातंत्र के मालिक जो ठहरे। खैर कोई बात नहीं। अगर कहो तो मैं कुछ मदद करूं। कटआउट से जो कि कुछ देर पहले तक मुझे मालिक, सरकार, राजा और न जाने क्या क्या कह रहा था, तुम का संबोधन और झूठी सहानुभूति सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। एक नेता का कटआउट जो ठहरा, उसने अपनी औकात आखिर दिखा ही दी थी। साले कटआउट कहीं के, तुम हमारी क्या सहायता करेगा? तू तो खुद असहाय होकर हमसे याचना कर रहा था। साले कटआउट कहीं के, तू हमारी क्या सहायता करेगा? तू तो खुद असहाय होकर हमसे याचना कर रहा था। मैं भी अब तू तड़ाक पर उतर आया। जिससे प्रशंसा सुनी थी, उसकी सहानुभूति ने अंदर तक खीस से भर दिया था। नाराज मत होइए भैया जी, मत होइए भाई जी। नेताजी से कहकर आपका काम तो करवा ही सकता हूँ। कटआउट हुआ तो क्या हुआ, भूल से कहीं स्टैचू बन गया तो तुम्हारे किसी काम का नहीं रहूँगा, और तुम्ही को मुझ पर माला चढ़ानी पड़ेगी। भूल से कहीं स्टैचू बन गया तो तुम्हारे किसी काम का नहीं रहूँगा, और तुम्ही को मुझ पर माला चढ़ानी पड़ेगी। फ्लैक्स से बने रंगीन कटआउट की बातें सुनकर मेरी आम आदमी वाली मानसिकता ने पूरे जोर मार दिया, जिसमें मजबूर के सामने सिर झुकाना समझदारी और मजबूर को लतियाना बहादुरी समझा जाता है। अच्छा, माला पहनेगा?
ये ले माला, तुझे अभी पहना देता हूँ। तू समझता क्या है, 1000-2000 रुपये में बनने वाले कटआउट। मैंने अपना जूता उठाया और उस मामूली कटआउट को बेखौफ मारने लगा, लेकिन वो भी पक्का बेशर्म था। उसने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया था। मेरे हाथ तेज़ी से चलने लगे। मैं पसीना पसीना हो गया। वो भी गिर गया था और जगह जगह फट गया था। फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। मेरे मन में भी शांति आने लगी थी। ऐसा लग रहा जैसे मेरी आत्मा तृप्त हो गई हो। मुझे लगा प्रजातंत्र के असली मालिक होने के नाते इस उद्दंड को आउट कर दंड देकर मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया था। लेकिन एक सवाल फिर भी मेरे सामने मुंह बाए खड़ा था कि इस प्रजातंत्र के असली मालिक वास्तव में क्या हम ही हैं? फिर भी मेरे सामने मुंह बाए खड़ा था कि इस प्रजातंत्र के असली मालिक वास्तव में क्या हम ही हैं? क्या हम ही हैं वो कटआउट तो नहीं जो प्रजातंत्र के सलीब पर मुस्कुराते हुए लटके खड़े हैं? क्या हम ही वो कटआउट तो नहीं जो प्रजातंत्र के सलीब पे मुस्कुराते हुए लटके खड़े हैं?